One click and get solution. हेलो एवरीवन, चलिए आज बात करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द ग्राफ। ओके, अब जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना था कि किस तरीके से किसी भी पॉइंट को या फिर किसी भी नंबर को ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग को उस कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है जिसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है किसी भी पॉइंट को या फिर किसी भी नंबर को हम लोग ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और किस तरीके से हम लोग पॉइंट बनाते हैं, एक्स का कंपोनेंट कॉमा वाई का कंपोनेंट, मैंने हर चीज टोटल ब्रीफ में जाके बिल्कुल जीरो से ऊपर लेके जाके आपको एक्सप्लेन किए। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक दिया गया है। अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आप उसमें जाके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे सिर्फ कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो सुनिए, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की तीन फॉर्म्स होती हैं। ठीक, पहली होती है ज्योमेट्रिकल फॉर्म, दूसरी होती है वेक्टोरियल फॉर्म और तीसरी होती है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म जिसे हम लोग पोलर फॉर्म भी कहते हैं। ओके, आज की वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो होती है उसके अंतर्गत कैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वो जानेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में किस तरीके से हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, तो मैं मान लेता हूं लेट z is equal to a plus ib is a complex number. z is equal to a plus ib is a complex number. ठीक, अब देखिए, जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि कोई भी ग्राफ बनाना है या फिर कोई भी नंबर हो, अगर उसको हम लोग को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, क्या कहा था मैंने कि कोई भी अगर हम लोग को ग्राफ बनाना है या फिर कोई भी पॉइंट को, मतलब कि कोई भी नंबर को हम लोग को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो चीज क्या होती है? पॉइंट। क्या कहा मैंने? पॉइंट। यानी कि किसी भी नंबर या फिर किसी भी क्या कहते हैं डायग्राम या फिगर को अगर हम लोग को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो बिना पॉइंट के हम लोग उसको नहीं कर सकते। तो जैसे कि अगर ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसको हम लोग को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, अगर हम लोग को इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट जरूरी होगा। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसमें जो रियल पार्ट है, उसमें जो रियल पार्ट है उसको मान लेते हैं एक्स का कंपोनेंट। जो मेरा रियल पार्ट है, रियल पार्ट मेरे पास क्या है? ए। ठीक, उसको मान लेते हैं एक्स का कंपोनेंट, क्लियर। उसी तरीके से जो मेरा बी है, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है, क्या? इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरा? बी। उसको मैं मान लेता हूं वाई का कंपोनेंट। ठीक, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a जो कि रियल पार्ट है उसको x का कंपोनेंट मान लूं और जो b जो मेरा इमेजिनरी पार्ट है उसको मैं y का कंपोनेंट मान लूं, तो मेरे पास एक पॉइंट निकल के आएगा। क्या? मेरे पास एक पॉइंट निकल के आएगा a, b। मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है कि अगर किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं। यहाँ पे जो पहला वाला टर्म होता है वो होता है x का कंपोनेंट और जो दूसरा वाला टर्म होता है वो होता है y का कंपोनेंट। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जाके देखिए। पहले उस वीडियो को देखिए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि किस तरीके से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, देखिए, अब आइए आगे बात करते हैं। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z इज इक्वल टू a प्लस ib, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको अगर हम लोग को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग इस पॉइंट के जरिए उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया ये पॉइंट मेरा क्या है? p। यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमको इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ये मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं,
अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, इस वाले ग्राफ पे, तो हमको एक पॉइंट डिस्कस करना होगा, क्या, पी ए कॉमा बी, जो क्या बताएगा कि ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ग्राफ पे इस पॉइंट के जरिए अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें, क्या कहा मैंने, फिर से सुनिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी ग्राफ पे अगर हम लोग किसी भी पॉइंट के जरिए रिप्रेजेंट करें, तो वो जो प्लेन होगा, जो ग्राफ जो प्लेन होगा, उसे हम लोग कहते हैं एर्गन प्लेन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एर्गन प्लेन, एर्गन प्लेन, या फिर गॉसियन प्लेन, या फिर गॉसियन प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। फिर से समझिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, ठीक, किसी भी पॉइंट के जरिए, तो जो वो ग्राफ यानी जो प्लेन होगा मेरा, वो प्लेन क्या कहलाएगा, एर्गन प्लेन, या फिर गॉसियन प्लेन, या फिर हम लोग का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक, तो यानी कि हम लोगों ने क्या जान लिया कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पॉइंट मेरे पास जरूरी होगा। वो पॉइंट क्या होगा, पी ए कॉमा बी। ठीक, मैंने तो समझ लिया। अगर इस पॉइंट को मैं इस प्लेन पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये प्लेन क्या कहलाएगा, एर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन, या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ये तीन बातें मेरी क्लियर होगी, 3 से 4 बातें। ठीक, अब आइए इस पॉइंट को हम लोग इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए जो मेरा P कॉमा P ब्रैकेट में A कॉमा B है, ये मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है। P ब्रैकेट में A कॉमा B मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है। दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है। बात समझ में आई? तो देखिए, कोई भी मेरे पास एक पॉइंट है P A कॉमा B, उसको मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो ये जो P है, ये मेरा कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो मेरा पूरा ग्राफ है, ये मेरा पूरा प्लेन है, ये प्लेन इन तीनों में से कुछ ना कुछ कहलाएगा। ठीक है, इसको ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अगर ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी। मैं कुछ ऐसा करूं कि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि b बराबर 0, यानी कि इफ इमेजिनरी पार्ट b बराबर 0, मतलब कि मेरे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, 0 है, तो मेरे पास z की वैल्यू क्या निकल के आएगी, z इज इक्वल टू a। क्या निकल के आएगी, z इज इक्वल टू a। तो ये बात ये बताता है कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, प्योरली रियल। मैंने क्या कहा कि अगर मैं मान लूं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है, तो जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z इज इक्वल टू a, वो कहलाएगा प्योरली रियल नंबर। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? प्रीवियस वीडियो में जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर समझाया है, उसमें प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है, वो भी एक्सप्लेन किया है। नीचे लिंक दिया है, देख सकते हैं। हर कॉन्सेप्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप हर चीज को जाके अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इतना समझ में आया, z इज इक्वल टू a को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल। ठीक, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम लोग इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो मेरा पॉइंट निकल के आएगा, अगर मेरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो जो पॉइंट निकल के आएगा वो क्या होगा, a, 0। क्योंकि ध्यान देखिए, इसमें मैंने क्या कहा था, b का कंपोनेंट मैंने क्या रखा है, 0, b की जगह पे मैंने क्या रखा है, 0, तो मेरे पास पॉइंट निकल के आएगा a, 0। अब प्रीवियस वीडियो में समझाया है, जो a, 0 अगर हो कि मेरे पास y का कंपोनेंट अगर 0 होगा, तो वो पॉइंट लाई करेगा ऑन द x एक्सिस, तो वो पॉइंट लाई करेगा ऑन द x एक्सिस। तो मान लिया इस जगह पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, क्या है, a, b, नहीं, a, 0, तो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। क्लियर? तो क्या समझ में आया कि अगर मेरे पास कभी भी ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उस कंडीशन में जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली रियल नंबर कहलाएगा, और अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो वो रिप्रेजेंट किस पे होगा, x एक्सिस पे। ओके,
तो यानी कि जो मेरी एक्स एक्सिस है उस पे ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं मान लूं इफ रियल पार्ट ए इज इक्वल टू शून्य, अगर मैं रियल पार्ट ए को शून्य मान लू तो यहां पे एक जगह पे मैं जीरो रखूंगा, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा आई बी। तो z इज इक्वल टू क्या आएगा आई बी। ये बात क्या बताता है कि ये नंबर हमारा प्योरली इमेजिनरी है। जैसे कि ये हमारा प्योरली क्या था, रियल था, वैसे ये मेरा क्या है, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली क्या है, इमेजिनरी है। तो अगर ये नंबर मेरा प्योरली इमेजिनरी है यानी कि इसमें क्या है, x का कंपोनेंट मैंने जीरो लिखा है, तो अगर मैं इसका पॉइंट निकालूं तो क्या निकल के आएगा, 0, b। क्या निकल के आया, 0, b। तो अगर इस पॉइंट को इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ही समझा था कि अगर मेरे पास x का कंपोनेंट जीरो होगा तो जो मेरा पॉइंट होगा ऑन द y एक्सिस लाई करेगा। मान लिया ये वाला पॉइंट हमारा कुछ यहां पे हो, क्या होगा, 0, b। ठीक, 0, b। तो ये जो मेरा दूसरा वाला कंडीशन है कि जिसमें z इज इक्वल टू आई बी है, अगर इसका हम लोग ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इस जगह पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे लाई करेगा इस नंबर का ग्राफ। और इससे ये पता चलता है कि मेरा कोई भी प्योरली रियल नंबर हो, मतलब ऐसी कंडीशन बने कि उस कंडीशन में मेरे पास जो भी नंबर हो प्योरली इमेजिनरी हो। क्या हो, प्योरली इमेजिनरी। तो जो मेरा नंबर होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा, जो मेरा नंबर होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा। यहां से हम लोगों ने दो बातें जानी कि अगर मेरा प्योरली रियल तो मेरा जो नंबर होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा, और अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा तो जो मेरा नंबर होगा वो किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। ये दो बातें क्लियर हो गई। इन दो बातों से एक बात और पता चलती है कि अगर मेरा प्योरली रियल नंबर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, प्योरली रियल नंबर x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इस एक्सिस को हम लोग बोल सकते हैं रियल एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रियल एक्सिस, क्योंकि मेरा जो प्योरली रियल नंबर है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसीलिए मैंने x एक्सिस को क्या बोल दिया, रियल एक्सिस। ओके, उसी तरीके से जो मेरा प्योरली इमेजिनरी नंबर है वो कहां लाई कर रहा है, y एक्सिस पे। इसका मतलब ये जो मेरी y एक्सिस है ये क्या कहलाएगी, हमारी इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। बात समझ में आई? तो क्या समझ में आया कि हमारी रियल एक्सिस कौन सी होती है, x एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस क्या होती है, y एक्सिस। यहां तक हम लोग का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए बात करते हैं इसके आगे की। जैसे मान लीजिए हमें सबको पता है कि ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा क्या है, ओरिजिन है। यहां पे जो मेरे पॉइंट्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0, 0। इसको मान लीजिए o। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर से मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हर चीज का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। आप लोग जा सकते हैं वहां पे, देख के आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा किसी भी पॉइंट या फिर किसी भी नंबर को ग्राफ पे। ठीक, देखिए ये अगर मेरे पास ओरिजिन है, इस ओरिजिन को अगर मैं P से कनेक्ट कर दूं, इस ओरिजिन को अगर मैं P से कनेक्ट कर दूं तो मेरे पास एक लाइन बन के आएगी OP। मेरे पास देखिए एक लाइन बन के आ रही है OP। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैं यहां से एक डॉटेड लाइन खींचूं, यहां से मैं एक डॉटेड लाइन खींचूं और ये तो लाइन मेरी खींची हुई है, तो देखने से लग रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है OP, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं क्या, OPS। तो देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है OPS, OSP या फिर OPS। OSP एक मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, देखिए इतनी डिस्टेंस जो है, इतनी OS कितना है, A। OS मेरा कितना है, A। OS कितना है मेरा, A। ओके, और जो मेरा ये SP है, SP कितना है, B। SP कितना है, B। ठीक, अब देखिए मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है कि जो मेरी ये लाइंस होती हैं A, 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू a है। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। देखिए पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा, ये चीज आपको अच्छे से पता है। देखिए बना है ना, अगर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो x एक्सिस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ध्यान से देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, O S और P।
OS of P is right angle at point S, is right angle at point S। ये मेरे पास बन के आ गया, जिसमें से ये वाली साइड कितनी है मेरी A और ये वाली साइड कितनी है हमारी B। ठीक, अगर इस जगह पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, इस जगह पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि OP स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं, दोनों तरफ क्या ले लूं, स्क्वायर रूट, अगर मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, तो ध्यान से देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, OP इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है P, इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस OP होगी वो कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितनी होगी, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इज इक्वल टू, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, हम लोग ये भी लिख सकते हैं रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक, अब इस बात को देख के, इस स्टेटमेंट को देख के हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वो हम लोग को थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर अंडर रूट में लिखा हो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान कीजिए, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसके हम लोग मॉडुलस की बात करें, यानी कि मॉड z की बात करें, वर्टिकल वॉल्स पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यानी कि क्या समझ में आया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में जो ये ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर तक की जो दूरी होगी, यानी कि जो OP होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे मॉडुलस ऑफ z, यानी कि ये मेरा क्या कराएगा, मॉड z, ये मेरा क्या कराएगा, मॉड z, यानी कि इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस ऑफ z। तो मेरे पास एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट, धीरे धीरे हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है उसको भी ग्राफ में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोगों ने जान लिया। धीरे धीरे सारी क्रिया खुलती जा रही है और हम लोग समझ रहे हैं कि कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो मॉडुलस पढ़ा था वो क्या होता है, जो प्योरली रियल नंबर पढ़ा था वो कहां पे होता है, और उसी से प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है वो ग्राफ पे कहां पे होता है, ये भी जान गए। और ये भी समझ गए जो एक्स एक्सिस होती है वो हम लोग की रियल एक्सिस, और जो वाई एक्सिस होती है वो हम लोग की इमेजिनरी एक्सिस कहलाती है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब आगे देखिए, अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर रियल एक्सिस से हम लोग अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, रियल एक्सिस से हम लोग कहां चले, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखिए मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज चलने से अगर यहां पे एंगल मेरा बने क्या, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज चलने से यहां पे मेरा अगर एंगल क्या बने, थीटा, तो ध्यान से देखिए इस जगह पे जो मेरा tan थीटा होगा, इस जगह पे जो मेरा tan थीटा होगा वो कितना होगा, b/a। जो मेरा इस जगह पे tan थीटा होगा वो क्या होगा, b/a। क्योंकि हम लोगों ने, ध्यान होगा आपको, जब ये पढ़ाया था तो उसमें ये भी समझाया था कि जो ये tan थीटा होता है वो कितना होता है, b/a, यानी कि इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मैंने बताया था। तो अगर यहां से मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूं, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स b/a, tan इनवर्स b/a, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये निकल के आया। जो ये मेरा थीटा होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने z माना है, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा, आर्गुमेंट ऑफ z, और क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z। फिर से मैंने z बोला, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने क्या माना है, z।
तो बहुत से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर से समझ में आ गया कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, b अपॉन ए। वहां से जो थीटा होता है, थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z। आर्गुमेंट ऑफ z को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a r g ब्रैकेट में z। उसी तरीके से एम्पलीट्यूड ऑफ z को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z। इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं, या तो ये लिखेंगे या तो ये लिखेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हुआ। सारे कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जो मेरा थीटा होता है, थीटा को क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z। थीटा की वैल्यू क्या होती है वो हम लोगों ने जान लिया, और मॉडुलस कहां से आता है वो हम लोगों ने जाना। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं, आइए देखिए। तो बचे हुए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करते हैं कि ये मेरा जो ग्राफ बना हुआ, तो मैंने अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया है। अब देखिए आगे, यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज निकाली थी, tan थीटा बराबर क्या निकाला था, b अपॉन ए। tan थीटा बराबर b अपॉन ए, या फिर इसे क्या बताया था, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ये बात मैंने बताई थी। ठीक, अगर यहां से मैं cos थीटा निकालूं, अगर मैं यहां से क्या निकालूं, cos थीटा, तो ध्यान से देखिए, ये तो मेरा निकल के आया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास cos थीटा निकल के आएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं sin थीटा निकालूं, तो sin थीटा क्या निकल के आएगा, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये सब कैसे लिखा है, ये सब आपको अच्छे से पता होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में समझा होगा कि sin थीटा cos थीटा, इस राइट एंगल को देख के हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, इसकी बात नहीं करूंगा, आगे बात करते हैं। तो मैंने ये जान लिया कि ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक, और यहां से मेरे पास जो आर्गुमेंट निकला था थीटा, वो कितना निकला था, tan इनवर्स थीटा निकला था, कितना था, थीटा बराबर tan इनवर्स b अपॉन ए, tan इनवर्स b अपॉन ए। ठीक, अब ये बात करते हैं जो हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर के जो आर्गुमेंट्स होते हैं, जो मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट होते हैं। ठीक, अगर उसकी वैल्यू या थीटा है, अगर उसकी वैल्यू माइनस पाई और प्लस के पाई बाई 2 के स्मॉलर और इक्वल हो, मतलब कि अगर थीटा की वैल्यू पाई और माइनस पाई के बीच में हो, और पाई के इक्वल हो या फिर पाई से छोटा हो। पहली बात, पाई के इक्वल हो या फिर पाई से छोटा हो, या फिर माइनस के पाई से बड़ा हो। क्या कहा मैंने, अगर आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि आर्गुमेंट ऑफ z, थीटा की वैल्यू पाई के इक्वल हो या पाई से छोटा हो या फिर माइनस पाई से बड़ा हो, तो उस कंडीशन में जो हम लोग का आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो क्या कराएगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट या फिर प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक, क्या समझ में आई कि अगर मेरा आर्गुमेंट ऑफ z, जो मेरा आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि थीटा है, उसकी वैल्यू पाई के बराबर हो या फिर पाई से छोटी हो या फिर माइनस पाई से बड़ी हो, तो उस कंडीशन में जो हम लोगों की वैल्यू आएगी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अगर हम लोगों की थीटा की वैल्यू, अगर हम लोगों की थीटा की वैल्यू 2 पाई के मल्टीपल में हो, 2 पाई के मल्टीपल में हो, वो वैल्यू हम लोग को इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन देगा और वो हम लोग का प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं कराएगा। तो यहां से सिंपल सी एक ही बात निकलती है, क्या निकलती है कि अगर ये है तो मेरी वैल्यू क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यानी कि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट को लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये बात क्या कहती है, इसको मैं आपको डीप में समझाता हूं। देखिए, इसको ऐसे समझने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक्सिस डायग्राम है। ठीक, मान लीजिए मेरे पास ये एक्सिस डायग्राम है, ये मेरे पास एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये सब मैंने यहाँ पे बना दिया, दी गई है। ठीक, मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 1 प्लस i√3। ठीक, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -1 माइनस i√3 प्लस 1 प्लस i√3, एक है -1 माइनस i√3।
अब देखिए दोनों डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट है कि नहीं है? दोनों हमारे डिस्टिंक्ट है, यानी कि जो इसके जो एंगल्स निकलेंगे दोनों अलग अलग आएंगे। ठीक, देखिए अब इसकी बात करें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं यहां पे लाई करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ए और बी के कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव है, तो ये रहा मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पे लाई करेगा। अभी ये सब मैं अभी समझाऊंगा, बस ऐसे नॉर्मली समझ लीजिए, यहां पे लाई करेगा। जो दूसरा वाला है वो यहां पे लाई करेगा। ठीक, अब देखिए बस इतना कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम लोग आर्गुमेंट निकाल रहे हैं, तो ये बताए ना पाई और पाई यानी कि 180 के बीच में, तो यानी कि अगर हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट की वैल्यू निकालें तो वो वैल्यू अगर हम लोग 180 के बीच में काउंट करेंगे, किसमें काउंट करेंगे? 180 के बीच में, तो जो हम लोग की वैल्यू निकल के आएगी किसमें? -180 से प्लस के 180 के बीच में काउंट करेंगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। यानी कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम लोग को वैल्यू निकालनी है तो वो किस में लाई करनी चाहिए? ये -180 से प्लस के 180 के बीच में, -180 से प्लस 80 के बीच में। तो यहां देखिए ये वाला जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाला, ये तो मेरा -180 से प्लस के 180 के बीच में लाई हो रहा है, यानी कि ये हमेशा हम लोगों को कौन सी वैल्यू देगा? प्रिंसिपल वैल्यू देगा, यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट देगा। लेकिन ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहां पे लाई कर रहा है, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहां पे लाई कर रहा है, अगर इसकी वैल्यू की बात करें तो वो इतना और प्लस इतना देगा, यानी कि 180 प्लस समथिंग, 180 प्लस समथिंग। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर थीटा की वैल्यू 180 से कम होगी या फिर 180 के इक्वल होगी, तभी उस वैल्यू को हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहेंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? जो वैल्यू है वो 180 से क्या हो रही है? 180 से ध्यान देखिए बढ़ रही है, 180 से ज्यादा हो रही कि नहीं आ रही है, यानी कि इस कंडीशन में हम लोगों की प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर यहां पे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? π/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4π/3, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां से क्या समझ में आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका हम लोग को आर्गुमेंट फाइंड करना है, तो हमेशा वो 180 के बीच में होगा, -180 से प्लस के 180 के बीच में होगा। एक चीज और देखिए, वो माइनस से प्लस 180 यहां पे भी हो सकता है, वो माइनस से 180 यहां पे भी हो सकता है। तो या तो इसमें लाई करेगा या तो इसमें लाई करेगा। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझिए कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमको उसके प्रिंसिपल वैल्यू की बात करनी है, तो वो या तो इस तरीके से लाई करेगा -180 से प्लस 180 के बीच में, या फिर 180 के इक्वल, या तो इस पे लाई करेगा नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -180 से 180 के बीच में। तो इन दो तरीके से हम लोगों की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो मिलेगी। लेकिन जहां हमारा एंगल इसके ऊपर गया या फिर इसके ऊपर गया, तो उस कंडीशन में हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मिलनी है, गारंटीड है। ओके, अब आइए बात करते हैं, इसी पे भी और भी कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। देखिए अब आइए देखिए, तो पहली कंडीशन क्या कहती है? देखिए पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर मेरे पास कोई भी ग्राफ हो और उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया हो, z = a + ib, z = a + ib। ठीक, जहां पे पहली कंडीशन ये कहती है कि अगर if a greater than equal to 0 and b greater than equal to 0, यानी कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें a और b दोनों क्या हो 0 से बड़ा हो, तो 0 से अगर बड़े होंगे तो वो मेरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। किस में लाई करेंगे? फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक, तो देखिए अब एंगल रख रहा हूं, एंगल पकड़ूंगा मैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलूंगा, तो ये मेरा एंगल है, अगर मैं मान लूं इसको अल्फा, तो ये वाला अगर मेरे पास एंगल है क्या मान लूं? अल्फा, तो यही अल्फा मेरा क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट। तो यहां पे मेरे पास आर्गुमेंट जो होगा थीटा बराबर क्या होगा? अल्फा होगा। तो थीटा बराबर क्या होगा? अल्फा होगा। फिर से देखिए मैंने क्या कहा, मैंने एक्स एक्सिस पे पॉइंट रखा, पेन रखा अपना और घुमाया, जहां पे मेरी लाइन खत्म हो रही है वहां पे जाके मैंने रख दिया, जो एंगल होगा उसको माना क्या? अल्फा, और वही अल्फा मेरा कहलाएगा क्या? आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें a 0 से बड़ा हो और b क्या हो? 0 से बड़ा हो।
दूसरी कंडीशन देखिए, इसी तरीके से मेरे पास एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, इसी तरीके से मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो जिसमें a की वैल्यू क्या हो, वो 0 से छोटी हो, a की वैल्यू 0 से छोटी हो और एंड जो b की वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो। क्या कहा? a की वैल्यू 0 से छोटी हो, b की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो उस कंडीशन में जो मेरा पॉइंट होगा वो यहां पे कहीं पे लाई करेगा। ठीक, वो यहां पे कहीं पे लाई करेगा। मान लिया ये एंगल क्या है मेरे पास? अल्फा। मान लिया ये मेरे पास एंगल क्या है? अल्फा। और हम लोगों ने पढ़ा है जब भी हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू या फिर आर्गुमेंट निकालते हैं, पकड़ते हैं किसको? एक्स एक्सिस को। मैंने पकड़ा एक्स एक्सिस को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए, तो जहां पे लाइन पे एंगल लाइन खत्म हो रहा है वो एंगल क्या कहलाएगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कंडीशन में जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है? z इज इक्वल टू a प्लस ib, जहां पे a क्या है? 0 से छोटा और b क्या है? 0 से बड़ा। तो ध्यान देखिए यहां पे जो मेरे पास थीटा होगा वो क्या होगा? 180 माइनस पाई। देखिए पूरा कंप्लीट 180 है, इतना अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा होगा, तो यहां पे क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। तो देखिए जब मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा तो मेरे पास जो आर्गुमेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी? थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा, थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा। तो ये देखिए हम लोग ने दो चीजें समझ ली। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड की बात करने के लिए हम लोग यहाँ इसको मिटा देते हैं और थर्ड की बात करते हैं। देखिए हम लोगों ने एक बार ए को बड़ा ए को और बी को बड़ा ले लिया, एक बार ए को छोटा ले लिया। अब मैं क्या लेता हूं? ए भी मेरा 0 से छोटा है, ए भी मेरा 0 से छोटा है और जो मेरा बी है वो भी क्या है? 0 से छोटा है। तो इस कंडीशन में जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आईबी होगा वो कहां लाई करेगा? देखिए ध्यान से। तो इस कंडीशन में जो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो मेरा लाई करेगा उस थर्ड डायरेक्शन में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। और यहां पे कौन सा था? सेकंड क्वाड्रेंट। यहां पे कौन सा था? सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब मेरा सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करा तो बच्चे गलती क्या करते हैं? देखिए मैंने जो सिखाया, पहला तो बात है कि ये एंगल मेरा कितना होगा? अल्फा। ये एंगल कितना होगा मेरा? अल्फा। ठीक, ये मेरा एंगल कितना होगा? अल्फा। अब देखिए ध्यान से, बच्चे क्या करते हैं? यहां से रखते हैं और ये घुमा देते हैं और लिखते हैं पाई प्लस अल्फा। क्या लिखते हैं? पाई प्लस अल्फा। यहां पे कुछ बच्चे क्या लिख देंगे? पाई प्लस अल्फा। क्या लिख देंगे? पाई प्लस अल्फा। लेकिन अभी मैंने आप लोग को समझाया कि अल्फा या फिर जो भी आर्गुमेंट होगा वो कभी भी 180 से ऊपर नहीं निकलेगा। और ध्यान से देखिए यहां पे जो हम लोग का आर्गुमेंट है वो किससे ऊपर निकल रहा है? 180 से ऊपर निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? यानी कि यहां पे ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो अब ऐसा क्या करें? अब देखिए हम लोग यहां पे क्या करते हैं, यहां पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ना घूम के यहां पे हम लोग क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी कि अगर मैंने यहां पे मार्कर रखा तो एंगल प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए मुझे घूमना होगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज। कैसे घूमना होगा? क्लॉकवाइज। तो इस कंडीशन में जो मेरे पास थीटा यानी कि आर्गुमेंट की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। इस कंडीशन में जो मेरे पास आर्गुमेंट की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। फिर से समझिए, क्लॉकवाइज घूम रहे थे इसलिए पॉजिटिव लिया था, जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे इसीलिए पॉजिटिव ले रहे थे। अब जैसे ही क्लॉकवाइज घूमे वैसे क्या ले लिया? नेगेटिव। तो इस कंडीशन में देखिए ध्यान से, पूरा एंगल होगा पाई, पूरा एंगल होगा क्या? पाई। उसमें से कितना घट गया? अल्फा। तो यहां से मेरे पास एंगल क्या आ गया? थीटा बराबर माइनस का पाई प्लस का अल्फा। थीटा बराबर माइनस का पाई और प्लस का अल्फा। तो ये होगा मेरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये है कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं फोर्थ वाले की। ठीक, फोर्थ वाला समझिए कि अगर मेरा जो क्या कहते हैं ए हो वो 0 से बड़ा हो लेकिन जो मेरा बी हो वो 0 से छोटा हो, तो उस कंडीशन में मेरा कुछ पॉइंट यहां लाई करेगा। उस कंडीशन में मेरा पॉइंट कुछ यहां लाई करेगा कि नहीं करेगा? ठीक, अब देखिए ये एंगल अगर मेरे पास अल्फा है, ये मेरे पास अगर एंगल अल्फा है और अब मैं यहां पे आर्गुमेंट की बात करूं तो मैंने रखा एक्स एक्सिस पे और घुमाया तो ध्यान देखिए यही अल्फा नहीं मिल गया। तो इस कंडीशन में मेरे पास जो आर्गुमेंट होगा वो कितना होगा? माइनस का अल्फा। कितना होगा? माइनस का अल्फा। ये देखिए निकल के आया। यहां से देखिए पहला क्या निकल के आया, अगर मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू अल्फा।
सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो मेरे पास प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा तो मेरे पास प्रिंसिपल क्वाड्रेंट क्या होगा, माइनस का पाई प्लस का अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो थीटा बराबर माइनस का अल्फा। अभी जो मैंने एक एग्जांपल दिया था z इज इक्वल टू 1 प्लस आई रूट 3 और z इज इक्वल टू 1 माइनस का 1 माइनस का आई रूट 3, उसमें ध्यान देखिए मैंने बताया था कि इसका जो अगर इस तरीके से घूम रहे थे उसमें हम लोगों ने क्या करा था, इस तरीके से घूम रहे थे तो इस तरीके से घूमने से यहाँ पे तो पाई बाई 3 मिल रहा था, यहाँ पे क्या मिल रहा था 4 पाई बाई 3, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब अगर इसकी वैल्यू इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को इसकी वैल्यू मिलेगी माइनस का 2 पाई बाई 3 विच इज पॉसिबल, जो कि पॉसिबल है। यानी कि हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, मतलब पाई प्लस अल्फा नहीं लेंगे, क्या लेंगे माइनस पाई प्लस अल्फा। तो जो हम लोग को जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू होगी, तब हम उसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट किसका, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, और जो रिप्रेजेंट करते हैं जिस प्लेन पे, उस प्लेन को कहते हैं एर्गन प्लेन, और क्या कहते हैं गॉसियन प्लेन, और क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, हाँ अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा, आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।